दोस्तों नमस्कार। ये दौर एक नए कोल्ड वार का है जिसमें एक तरफ अमेरिका और नाटो कंट्रीज खड़ी हुई है तो दूसरी तरफ रूस और चीन खड़ा है। इन दोनों परिस्थितियों के बीच यह कोल्ड वार इसलिए भी भारत के लिए बिल्कुल नया है क्योंकि इसकी केंद्रीय भूमिका में इस वक्त भारत आकर खड़ा हो चुका है। यानी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का जो कोल्ड वार था उसमें भारत किसी गुट में शामिल नहीं था। वह गुट निरपेक्ष आंदोलन की दिशा में बढ़ा था, लेकिन इस वक्त भारत केंद्रीय भूमिका में है और इसका एहसास समूची दुनिया को है। कल रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे। 30 घंटे वो दिल्ली में गुजारेंगे। उस 30 घंटे पर पूरी दुनिया की नजर होगी क्योंकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन भारत आ रहे हैं। इसे ना तो अमेरिका पचा पा रहा है और ना ही नाटो कंट्रीज या कहें वेस्टर्न कंट्रीज इस पर अपनी मुहर लगाने की स्थिति में है। वाकई भारत कौन सा निर्णय लेगा इस पर हर किसी की नजर है क्योंकि पश्चिमी देश और अमेरिका की नजर में इस वक्त यूक्रेन युद्ध को लेकर रूस खलनायक है, विलेन है। पुतिन उनके लिए विलेन है। और आज ही ब्रुसेल्स में जब नाटो कंट्रीज के विदेश मंत्रियों की बैठक चल रही है तो उस बैठक में पुतिन को खुले तौर पर विलेन कहने से कोई नहीं कतराया। एक एक करके हर देश ने यह ऐलान किया कि दरअसल पुतिन ही वो शख्स है जो कि इस दौर में युद्ध लगातार आगे बढ़ा रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया शांति चाहती है। लेकिन बड़ा सवाल यही हो चला है कि यूक्रेन और रूस के युद्ध के दौर के बीच पहली बार पुतिन भारत आ रहे हैं और भारत इस वक्त अमेरिका के भी करीब है, चीन के भी करीब है, रूस के भी करीब है। अमेरिका के साथ टैरिफ वार चल रहा है। रूस के साथ तेल लेना उसी टैरिफ वार का नतीजा है कि वो बंद कर चुका है। चीन के ऊपर भारत की निर्भरता बढ़ी हुई है। रूस की निर्भरता भी चीन के साथ बढ़ी हुई है। लेकिन इन सब के बीच चीन खुले तौर पर भारत को कह रहा है कि आप रूस के साथ संबंधों को अपने बॉर्डर लेस करके देखना शुरू कीजिए, यानी किसी सीमा में बांधकर खुद को नहीं देखिए। पश्चिमी दबाव से मुक्त हो जाइए, अमेरिकी दबाव को छोड़ दीजिए। रूस आपके साथ खड़ा है। इसीलिए यह मानकर चला जा रहा है कि वाकई अगले 30 घंटों में जब रूस के राष्ट्रपति पुतिन दिल्ली पहुंचेंगे उसके बाद कौन से समझौते होंगे और क्या वाकई भारत इस वक्त जिन परिस्थितियों से जूझ रहा है उसमें भारत की इकोनॉमी और खास तौर से डॉलर को लेकर एक चिंता भारत की इकोनॉमी में समा चुकी है क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया सिर्फ इस बरस ही 5% नीचे चला गया। और अगर मोदी काल को देखें तो डॉलर के मुकाबले रुपया लगभग 45% नीचे आया है, यानी 60-62 रुपए से बढ़ते बढ़ते बात 90 रुपए पार कर गई। तो क्या जिस नई इकोनॉमी को खोजने की कोशिश ब्रिक्स कर रहा था उस दिशा में कोई कदम रूस के साथ सहमति बनने के बाद बढ़ेगा भारत? यह सवाल इसलिए है क्योंकि अमेरिकी दबदबे को चुनौती देते हुए पुतिन का यह दौरा पूरी दुनिया मान रही है और इसे माना जा रहा है कि यह दरअसल एक जियोपॉलिटिकल यात्रा है, यानी कोई राजनयिक या संबंधों के आश्रय यह यात्रा नहीं है। यह यात्रा जियोपॉलिटिकल है और इस यात्रा के जरिए क्या वाकई स्विफ्ट प्रणाली को दरकिनार करने की दिशा में भारत और रूस बढ़ सकते हैं, यानी डॉलर की जो प्रभुत्व है उसको चुनौती देने की दिशा में बढ़ सकते हैं। पेमेंट चैनल में कोई बदलाव लाया जा सकता है और भारत के साथ रूस अगर खड़ा होता है तो क्या वह अमेरिका को चुनौती दे पाएगा या फिर चीन पर निर्भरता को कम करने के लिए रूस ने यह दांव खेला है जिसमें भारत को वो साथ लेना चाहता है। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि पुतिन की यात्रा से ठीक पहले पहली बार पुतिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वह खुले तौर पर कहते हैं चीन हमारा खास रणनीतिक साझेदार है।
चीन के साथ बहुत ही उच्च स्तर का सहयोग भी है। जैसा कि भारत के साथ है, हम चीन के साथ सीमाओं से परे सहयोग बढ़ाने को तैयार हैं, लेकिन भारत के साथ भी हमारा रुख यही है। भारत जिस हद तक आगे जाएगा, हम भी उसी हद तक जाने को तैयार हैं। भारत जिस हद तक सहयोग बढ़ाएगा, उसके लिए हम पूरे तरीके से तैयार हैं। यानी खास तौर पर एनर्जी और डिफेंस के क्षेत्र में जो रोक अमेरिका ने लगाई है कि भारत रूस के साथ ना खड़ा हो, रूस संकेत दे रहा है कि यह भारत पर निर्भर है कि वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा, लेकिन रूस अपने तौर पर तैयार है। दिमित्री पेस्कोव ने जो ये बात कही, पहले उसे सुनिए आप। Very, very high level of cooperation with China in various fields, like with India. And yes, it's our readiness to enhance, to develop our cooperation with China is in various fields without no limits. But the same stand we have with India. We are ready to go as far as India is ready. And we're ready to develop our cooperation in every possible field as far as India is ready. तो क्या रूस जो सोच रहा है वो भारत भी सोच रहा है? और भारत एक बड़े दांव को खेलने के लिए तैयार है, क्योंकि रूस जब यह कहता है कि सीमाओं से परे, तो इसका मतलब बहुत साफ है कि रूस खुलेआम भारत को बराबरी का रणनीतिक रुतबा देकर चीन पर बड़ी निर्भरता जो उसकी है उसे या तो संतुलित करने की कोशिश कर रहा है, या फिर वह खुले तौर पर अमेरिका को यह मैसेज देना चाहता है कि उसका दबदबा नहीं चलेगा। और रूस भारत को सामने ऑफर रखकर चीन पर अपनी निर्भरता को न सिर्फ संतुलित कर रहा है, बल्कि एक नई गुंजाइश न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में खास तौर से मार्केट इकोनॉमी को लेकर अमेरिका को चुनौती तभी दे सकता है जब भारत उसके साथ खड़ा होगा। लेकिन क्या वाकई भारत उसके साथ खड़ा हो सकता है? क्योंकि भारत के आर्थिक रिश्ते अमेरिका के साथ फायदेमंद वाले रहे हैं, जहां वो तकरीबन $45 बिलियन का लाभ कमाता है, लेकिन दूसरी तरफ रूस उससे वो माल खरीदते आया है। रूस को बहुत वो एक्सपोर्ट करता नहीं है, रूस से इंपोर्ट जरूर करता है। ठीक इसी तर्ज पर जैसे चीन से ज्यादा इंपोर्ट करता है, भारत का व्यापार घाटा बढ़ते चला जा रहा है, क्योंकि डॉलर की तुलना में रुपया कमजोर हो चला है। तो ऐसे में भारत की इकोनॉमी पर सीधा दबाव है, लेकिन इसके समानांतर एक दूसरी परिस्थिति है। इस वक्त दुनिया के मानचित्र पर पश्चिमी देश अमेरिका की निगाहों में रूस और पुतिन एक विलेन की तौर पर है। ब्रुसेल्स में आज जो बैठक हो रही थी, उसमें सबने यह खुलकर कहा कि अब आने वाले वक्त में यूक्रेन का साथ हथियारों के तर्ज पर देना होगा। इतना ही नहीं, यह भी कहा गया कि यूरोप की सुरक्षा, नाटो की सुरक्षा अब तभी है जब हम यूक्रेन को मजबूत करें, क्योंकि रूस इस दौर में या पुतिन इस दौर में समझौता भारत के साथ अगर करने जा रहे हैं तो यह एक घातक परिस्थिति होगी। और इन परिस्थितियों के बीच पुतिन अपने तौर पर युद्ध को लगातार बढ़ा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था यह दौर युद्ध का नहीं है, बावजूद इसके वह अगर दिल्ली आ रहे हैं और कोई समझौता होता है तो वह आने वाले वक्त में कैसा असर डालेगा, इसकी आज सिर्फ ब्रुसेल्स में जो नाटो कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स बैठे वो क्या कह रहे हैं। खुले तौर पर अब अमेरिका से हथियार खरीदेंगे, यूक्रेन में देंगे। नाटो की सुरक्षा और यूरोप की सुरक्षा तभी है जब पुतिन को दरकिनार किया जाए। बावजूद इसके पुतिन दिल्ली पहुंच रहे हैं, लेकिन एक क्षण के लिए ब्रुसेल्स में जो बैठक फॉरेन मिनिस्टर्स नाटो कंट्रीज की हो रही है, सुन लीजिए उसको। $1 billion a month, August, September, October, November. And I'm cautiously optimistic that we will reach the $5 billion for the full year.
And then for next year, we need for the full year again a lot of money, at least 1 billion, maybe even a little bit more than 1 billion a month. It might be around 50, maybe a little bit more for the whole year when it comes to this crucial US gear. So this is offensive and defensive, including interceptors for the air defense systems, crucial to keep Ukrainian civilians and civilian infrastructure safe. With security for Europe and security for NATO as well. What we have seen is President Putin simply seek to escalate war, and we've seen over the weekend the continuing strikes, the heavy strikes that have led to power being switched off for hundreds of thousands of people. यानी मैसेज बहुत साफ है, नाटो कंट्रीज पुतिन के साथ खड़े होने की स्थिति में है नहीं। युद्ध पुतिन जारी रखे हुए हैं, इसीलिए नाटो के जनरल सेक्रेटरी रूटे ये कहने से चूके नहीं कि अब हर महीने अमेरिका से हथियार खरीदकर यूक्रेन की मदद की जाएगी। और दूसरी तरफ विदेश मंत्रियों ने खुले तौर पर कहा कि अब एकजुट होना होगा। तो क्या वाकई भारत अगर कोई ऐसा समझौता रूस के साथ करता है तो यह पूरे पश्चिमी देशों के लिए और अमेरिका के लिए एक बड़ा झटका होगा? या इस दौर में भारत की जरूरत भी है कि वो अपनी अर्थव्यवस्था को देखे, अपनी सुरक्षा को देखे, अपने देश की इकोनॉमिक परिस्थितियों को संभालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय तौर पर किन देशों से रिश्ते मजबूत करने उस दिशा में देखे? और खास तौर से रूस, चीन और भारत का यह त्रिकोण अमेरिका को डरा रहा है। लेकिन एक दूसरा सच भी है, इस दौर में चीन और रशिया के बीच एक अंतर है। आज ही फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन बीजिंग पहुंचे, वहां वो बातचीत कर रहे हैं आर्थिक मसलों को लेकर, और बीजिंग ये चाह रहा है कि यूरोप उसके करीब आए, जिससे जापान के साथ जो उसकी तनातनी है उसको वो दरकिनार कर सके। यानी अंतर्राष्ट्रीय तौर पर नई विश्व व्यवस्था में जो आर्थिक युद्ध अमेरिका ने खड़ा किया, अब उसका बिल्कुल नया चेहरा उभरकर सामने अलग अलग देशों की जरूरतों के आसरे आने लगा है। एक तस्वीर देखिए, जब आप मैक्रोन पहुंचे और शी जिनपिंग के साथ उनकी तस्वीर जब निकल के आई, दरअसल ये एक मैसेज भी है कि यूरोप के देश इस दौर में रशिया के साथ खड़े हों या ना हो, लेकिन रशिया के साथ खड़े चीन को भी वह साथ लेने को तैयार है। तो इन सब परिस्थिति में क्या वाकई पुतिन की भारत यात्रा या कल दिल्ली पहुंचने के बाद जो अगले 30 घंटे होंगे उस पर इसलिए दुनिया की नजर है क्योंकि भारत जो भी फैसला लेता है या जो भी नए समझौते करता है उसके निशाने पर सीधे पश्चिमी देश और अमेरिका की टैरिफ नीति आ जाएगी? हो सकता है, क्योंकि ध्यान दीजिए इस दौर में पुतिन के आने से ठीक पहले एक आर्टिकल टाइम्स ऑफ इंडिया में लिखा गया। उस आर्टिकल को लिखने वाले जर्मनी और फ्रांस के राजदूत और ब्रिटेन के उच्चायुक्त तीनों ने मिलकर एक आर्टिकल लिखा और ठहराया कि पुतिन किस तरीके से विलन है। उसमें बकायदा लिखा गया कि दुनिया चाहती है कि यूक्रेन युद्ध का अंत हो, लेकिन रूस शांति को लेकर गंभीर नहीं है। और ऐसे वक्त में वो आर्टिकल लिखा गया जब उसके 48 घंटे के बाद भारत की यात्रा पर पुतिन होंगे, यानी दिल्ली पहुंच चुके होंगे। वही फ्रांस के राजदूत ने जब उस आर्टिकल में यह लिखा कि किस तरीके से रूस की भूमिका शांति भंग करने की है दुनिया के भीतर और नाटो कंट्रीज को वह चुनौती दे रहे हैं, तो एक क्षण के लिए यह भी समझना होगा कि यूक्रेन मानचित्र पर नाटो कंट्रीज से सटी हुई कंट्री है, और नाटो अगर यूक्रेन को मदद नहीं करता या यूक्रेन का किला रूस के सामने ढह जाता है तो रूस की सीमा सीधे सीधे नाटो कंट्रीज के सीमा तक पहुंच जाएगी। लेकिन यहां पर एक अगला सवाल है। अपनी यात्रा से ऐन पहले जब अमेरिका के लोगों से मुलाकात या कहें अमेरिकी सरकार के लोगों से मुलाकात जब पुतिन की मास्को में हुई तो उन्होंने खुले तौर पर
यूरोप को यह कहकर चेता दिया कि आप अगर युद्ध करना चाहते हैं तो हम युद्ध के लिए तैयार हैं। यानी कोई मंशा हमारी नहीं है कि हम यूरोप के साथ युद्ध करें, लेकिन अगर लड़ने का कोई इरादा हमारा नहीं है, लेकिन यूरोप अगर इसे शुरू करता है तो हम भी तैयार हैं। और यह भारत यात्रा से पहले यूरोप को चेतावनी देते हुए अमेरिकी अधिकारियों को यह बात पुतिन कह रहे हैं। सुनिए जरा। I've said that 100 times. We have no plans of fighting against Europe. But if Europe wants to fight and if they start this fight, then we are ready right now. There is no doubt about this. दरअसल ये सारी घटनाक्रम भारत की यात्रा से ऐन पहले मास्को में हो रहा है और मास्को पर दुनिया की नजर है। यह नजर इसलिए भारत को लेकर या प्रधानमंत्री मोदी के आने वाले वक्त में जो फैसले होंगे इसलिए पैनी हो चली है, क्योंकि अगर भारत रूस के साथ खड़ा होता है तो एक झटके में पूरे के पूरे एशिया के भीतर जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है वो एक झटके में बदल जाएगी। सवाल यह नहीं है कि इन सब के बीच डॉलर को लेकर कोई चिंता भारत की है और उस दिशा में भारत नई करेंसी की खोज में जो ब्रिक्स खोज रहा था उस दिशा में बढ़ना भर चाह रहा है। जी नहीं, मसला यह है कि इस दौर में यूक्रेन युद्ध को लेकर जो एशियाई कंट्रीज के भीतर की भूमिका है वो बदल जाएगी। ब्रिक्स के अंदरूनी देशों के साथ साथ जो नए समझौते होंगे उसके तौर तरीके बदल जाएंगे। एससीओ की बैठक में जिस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री चीन पहुंचे थे तो एससीओ के देशों की कतार में एक झटके में वेस्टर्न कंट्रीज और अमेरिका को वो चुनौती देने की स्थिति में आ जाएंगे। और बात यही नहीं रुकेगी, बल्कि एनर्जी के क्षेत्र में और डिफेंस के क्षेत्र में अगर समझौता रशिया के साथ होता है तो यह अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका होगा। और खास तौर से इंडियन पैसिफिक जो बैलेंस है वह भी डगमगाने लगेगा, क्योंकि इन सब के बीच चीन जापान को काउंटर कर रहा है। और ध्यान दीजिए, क्वाड की बैठक जो भारत में इस बरस होनी थी वो नहीं हो पाई। अमेरिका या कहें अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने उस बात की इजाजत नहीं दी, वो नहीं हो पाई। तो इस पूरी प्रक्रिया के भीतर चीन अगर साइडलाइन कर दीजिए तो मौजूदा वक्त में रूस और भारत एक दूसरे के साथ आकर खड़े हो चले हैं। और यह यात्रा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यात्रा से पहले जिसका हमने जिक्र किया कि जो पुतिन के प्रवक्ता हैं दिमित्री पेस्कोव, वो कह भी रहे हैं कि हम पश्चिमी देशों से कोई बातचीत नहीं कर पाते हैं, जबकि भारत के साथ बातचीत खुलकर होती है क्योंकि भारत हमारी बात को सुनता है। और भारत के साथ संबंध भी रूस के कोई आज के नहीं है, पुराने हैं। उन्होंने जो कहा वो बहुत साफ तौर पर एक मैसेज है। कहा गया कि हम समझते हैं कि भारत पर दबाव है, यही कारण है कि हमें अपने संबंधों को आगे बढ़ाने में बहुत सावधानी बरतनी होगी। हमारे संबंध किसी तीसरे देश के प्रभाव से मुक्त होने चाहिए। हमें अपने संबंधों को सुरक्षित रखना होगा। हमें अपने उस व्यापार को सुरक्षित रखना होगा जो दोनों देशों के हक में है। यानी खुले तौर पर यह मैसेज पुतिन की यात्रा से ऐन पहले रूस भारत को दे रहा है कि अगर आपको संबंधों में चीन वाली ऊंचाई चाहिए तो फिर आप पश्चिमी दबाव से मुक्त हो जाइए और नए तरीके से रूस के साथ आकर खड़े हो जाइए, जिसका जिक्र पुतिन के प्रवक्ता ने किया भी। Prime Minister Modi and our Indian counterparts, they want to listen to our position from the first hand. They want to understand their position, and it gives us a possibility to explain ourselves. And this ensures the mutual understanding. This is of very great importance. तो मैसेज तो रूस का बहुत साफ है। यानी रूस चाहता है कि ट्रंप के दबाव में भारत व्यापारिक संबंधों को रूस के साथ सीमित ना करे। लेकिन इसका दूसरा हिस्सा यह भी कहता है कि रूस और चीन का गठजोड़ जो है वह खुले तौर पर अमेरिका के खिलाफ है, अमेरिका के विरोध में है। और भारत ना तो अमेरिका के खिलाफ है, ना ही उसे प्रतिद्वंदी मानता है जिस तरीके से रूस और चीन प्रतिद्वंदी मानते हैं अमेरिका को। यानी भारत ना तो अमेरिका के लिए रशिया के खिलाफ जा सकता है और ना ही
रशिया के लिए अमेरिका के खिलाफ जा सकता है या उसको छोड़ सकता है। शायद भारत इसीलिए इस दौर में उस केंद्र में आकर खड़ा हो चला है जहां पर इस पूरे युद्ध, टैरिफ वार हो या यूक्रेन युद्ध हो, इन परिस्थितियों में पुतिन की यह यात्रा सबसे महत्वपूर्ण हो गई। लेकिन भारत की अगर आर्थिक परिस्थितियों को समझें तो रशिया के साथ एनर्जी और डिफेंस, इससे आगे बात जाती नहीं है। अमेरिका के साथ लगभग $45 बिलियन का सरप्लस भारत का है बिजनेस, जो हर क्षेत्र में रहा है एक्सपोर्ट इंपोर्ट को लेकर, उसमें भारत को लाभ हुआ है। यूक्रेन युद्ध से पहले यानी 2021 से पहले जो रूस के साथ भारत की द्विपक्षीय व्यापार समझौते, संबंध, नीतियां जो भी थी वो सिर्फ $13 बिलियन की थी। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बाद वो बढ़ते बढ़ते 2024-25 तक अगर आप देखिएगा तो $68 बिलियन हो गई। लेकिन इस $68 बिलियन का एक सच और भी है। भारत ने रूस से जो माल इंपोर्ट किया वह $63 बिलियन का है, और जो रूस को एक्सपोर्ट किया गया भारत की तरफ से वो सिर्फ 4 से 5 बिलियन का है। लेकिन दूसरी तरफ भारत को लाभ जो अमेरिका से हो रहा है वो $45 बिलियन का है। लेकिन यहां यह सवाल चीन को लेकर भी है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ रहा है, और दुनिया के मानचित्र पर भारत दुनिया के जिन जिन देशों के साथ इस दौर में एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है उसमें भारत के व्यापारियों को अब ज्यादा बड़ा घाटा डॉलर के मुकाबले रुपया का कमजोर होना है। और एशिया के भीतर भारत इस वक्त सबसे कमजोर करेंसी के साथ खड़ा है। हमारी टीम ने इस पे काम किया, जो डॉलर के मुकाबले रुपया जो गिरता चला जा रहा है उसमें बताया गया कि दरअसल ये जो रुपए का गिरना है ये सिर्फ इस बरस 5% गिरा है, लेकिन 11 साल में ये 45% गिरा, यानी मोदी के कालखंड में 45% रुपया टूटा है डॉलर के मुकाबले। और इसका असर यह हुआ है कि जो फॉरेन पोर्टफोलियो निवेश जो भारत में होता है उन्होंने शुद्ध तौर पर इस दौर में भारत के बाजार से $17 अरब 17 बिलियन निकाले हैं, यानी 1,53,179 करोड़ ये निकाला गया है। यानी दुनिया के तमाम बाजारों से जो विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं उसमें भारत का बाजार सबसे बड़ा है, जहां पर सबसे ज्यादा बड़ी तादाद में पैसा निकाला गया। इतना ही नहीं, एफडीआई जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट था उसमें जबरदस्त तरीके से असर पड़ा है, वहां पर वो सुस्ती आ गई है। और इसका एक दूसरा हिस्सा यह भी है कि व्यापार घाटा रिकॉर्ड स्तर पर जा रहा है, डॉलर लगातार महंगा हो रहा है। भारतीय कंपनियों को जो विदेशी कर्ज था या फिर जो एनआरआई जो जमा होती थी उससे जो आ रहा था वो धीमा हो गया है। एक्सपोर्ट करने वालों को लग रहा है कि अब रेट और ज्यादा बढ़ेगा, इंपोर्ट करने वालों को लग रहा है वित्तीय स्थिति और ज्यादा डूबेगी। और इस परिस्थिति में रुपए का कमजोर होना दरअसल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की इकोनॉमिक साख को कमजोर कर रहा है। यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें भारत इस वक्त एक तरफ रूस है, दूसरी तरफ अमेरिका है, इन दोनों के बीच फंसा हुआ है। यानी अपनी इकोनॉमी और सामरिक परिस्थितियां, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में कौन ताकतवर देश के साथ भारत खड़ा है, या पहली बार भारत के सामने भी है कि वो दरअसल किसी के साथ नहीं खड़ा, यह मैसेज उसे पुतिन की यात्रा के दौर में देना होगा। या फिर इससे हटकर वो एक दूसरा बड़ा दांव खेल जाएगा जहां पर अमेरिका जो लगातार टैरिफ ट्रेड को अटकाए हुए है उस टैरिफ ट्रेड पर वो तुरंत निर्णय ले ले, इसलिए कुछ ऐसे दांव खेले जाएंगे। इंतजार कीजिए। कल देर शाम दिल्ली में होंगे रूस के राष्ट्रपति पुतिन, 30 घंटे रहेंगे। फैसला और समझौता 5 तारीख को सुबह होगा। और दुनिया की नजर इस वक्त इसलिए महत्वपूर्ण है, वो चाहे वाशिंगटन हो, चाहे ब्रुसेल्स में नाटो के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हो, चाहे बीजिंग में मैक्रोन और शी जिनपिंग की मुलाकात हो, और फिर कल जो मुलाकात होगी उसके बाद की परिस्थितियां क्या वाकई दुनिया की नए पावर सेंटर को नए विश्व व्यवस्था के साथ खड़ा करने में भारत के हर दाव को देखती रह जाएगी। इंतजार कीजिए होता क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।